नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं गुना से आ रही बड़ी खबर से। घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी। कैंट थाना इलाके का ये मामला है। तो एक बार फिर से दुष्कर्म की घटना, नाबालिग से रेप हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी फरार है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ में जुड़ गए। जी नीरज, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कैंट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की थी जो घर पर अकेली थी और इस समय एक आरोपी जो है वो घर में घुसकर और नाबालिग लड़की के साथ उसने रेप किया है और इसमें पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी, पता चल पाया ये परिचित है, आसपास का है, करीबी है, कैसे आना जाना था, कोई जानकारियां मिल पाई? जी बिल्कुल, ये जो आरोपी है, जैसा कि पुलिस से हमें जानकारी मिली है, ये कोई आसपास का ही कोई व्यक्ति था जो लगातार इनके संपर्क में था और आज अचानक जब घर पर ये जो लड़की थी वो अकेली थी, नाबालिग लड़की, और तब जाकर इसने जबरदस्ती उसके साथ रेप किया है और अब पुलिस ने पास्को एक्ट की जो धाराएं हैं उसमें मामला दर्ज कर लिया है और लगातार जो है आरोपी की तलाश की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो नाबालिग से रेप हुआ है, घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच जारी है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की नजदीक होने के चलते जुबानी जंग भी उतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने सागर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी महासमुद्र है जहां हम सबका स्वागत करते हैं। शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस तो डूब चुकी है, कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। कहा कि उपचुनाव में टॉर्च लगाकर प्रत्याशी ढूंढे जा रहे हैं। सागर जिले की सुर्खी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के कांग्रेस में चले जाने पर वी डी शर्मा ने कहा कि उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये महासमुद्र है, यहाँ लोग आते हैं, हम सबका स्वागत है। उनको लगता है कि वहां उनको अच्छा लगेगा तो कांग्रेस तो डूब गई है। बहुजन समाज पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एक एक करके अपने प्रत्याशी सामने लाने शुरू कर दिए। तीसरी सूची बसपा की आ चुकी और इस तीसरी सूची में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। बसपा अभी तक 27 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी, केवल एक सीट बची है। इसके पहले पार्टी की पहली सूची में 8, दूसरी में 10 उम्मीदवारों के नाम थे। तीसरी सूची में राजेंद्र सिंह कंसाना को दिमनी से टिकट मिला है, राहुल दंडोतिया को सुमावली से, अशोकनगर से स्ट्रोम बिलिम भंडारी और मुंगावली से वीरेंद्र शर्मा को टिकट दिया है। राजेश नागर को हाट पिपलिया से, ओम प्रकाश मालवी को बदनावर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। सुर्खी से गोपाल प्रसाद अहिरवार, नीपानगर से भल सिंह पटेल को टिकट दिया है। सुशील सिंह परस्ते को अनूपपुर से प्रत्याशी घोषित किया है और इस तरह 27 सीटों पर बसपा भी उम्मीदवार उतार चुकी है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उसे नई चिंता सता रही। हाथरस की घटना कांग्रेस ने चुनावी मुद्दा बनाने का मूड बना लिया है। बीजेपी को डर है कि उपचुनाव में दलित वोटर उससे दूर हो सकते हैं, लिहाजा डैमेज कंट्रोल के लिए अपने दलित चेहरों को अब वो तैनात कर रही है। उसका ये दांव कितना काम आएगा, ये नतीजे बताएंगे। हाथरस मामले की नाराजगी अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश तक जा पहुंची है, जहां 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। इन सीटों पर दलित समुदाय ही निर्णायक होते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर दलित वर्सेस सवर्ण का मुकाबला होता आया है, लेकिन बीजेपी के सामने चिंता दलित वोटर्स को लेकर ज्यादा है। दलित मतदाता उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले से खासे नाराज हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार के फैसले से दलित वर्ग नाखुश है और इसी को कांग्रेस चुनाव में मुद्दा बनाना चाहती है कि ये अत्याचार और जो है ये अमानुषिकता केवल दलितों के साथ क्यों हो रही है।
अब उनके साथ अगर ज्यादतियाँ होंगी, उनके साथ अगर जो है इस तरह के कांड होंगे तो सवालों को तो उठाना पड़ेगा। हम भी राजनीतिक पार्टी हैं, उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ में हमें खड़े होना पड़ेगा। वही आज बात हो रही है। अंबाह, गोहद, करैरा, भांडेर, सांची, डबरा ये वो सीटें हैं जहां अनुसूचित वर्ग का 30% से ज्यादा वोटर्स हैं और हर चुनाव में यही किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। इन सीटों पर नुकसान की आशंका से बीजेपी ने इनकी किलेबंदी शुरू कर दी है। यही वजह है कि बीजेपी ने इन सीटों पर जीत की जिम्मेदारी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को सौंपने का मन बनाया है। वहीं इसे मुद्दा बनाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सबसे ज्यादा इन वर्गों के जनप्रतिनिधि चुनकर ला रही है तो कांग्रेस की कहाँ बिसात है। कांग्रेस केवल भड़काने को, कांग्रेस केवल बदनाम करने में, कांग्रेस केवल अराजक माहौल खड़ा करने में, कांग्रेस केवल लड़ाने में, भिड़ाने में, तनाव और हिंसा फैलाने में यकीन रखती है। पिछले चुनाव में माई का लाल शब्द बीजेपी को काफी भारी पड़ गया था और ग्वालियर चंबल भाजपा से दूर छिटक गया था, लेकिन अब दलित वर्ग भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जिसका फायदा कांग्रेस ले सकती है। बहरहाल 10 नवंबर को चुनावी नतीजे स्पष्ट करेंगे कि वोटर्स पर यह मुद्दा कितना असरकारक रहा। सुधीर दंडौतिया, IBC 24, भोपाल। ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में ज्यादातर सीटों पर चुनाव जातिगत आधार पर होता है। मुरैना, शिवपुरी जिले में भाजपा और कांग्रेस के उपचुनाव के आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी पहचान अपने नाम और जाति से नहीं, गांव से है। इस रूप में मिली पहचान का ये फायदा भरपूर उठाया करते हैं। सुरेश राठखेड़ा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए। शिवपुरी की पोहरी सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। राठखेड़ा इनके गांव का नाम है। रविंद्र सिंह भिसोड़ा मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भिसोड़ा इनके गांव का नाम है। सूबेदार सिंह रजौधा मुरैना जिले की विधानसभा सीट जौरा से भाजपा प्रत्याशी हैं। सूबेदार भी अपने नाम के जो गांव है उनके नाम से जाने जाते हैं। रजौधा उनके गांव का नाम है। गांव के नाम से पहचाने जाने वाले नेता ये बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि लोग आपको किसी जाति विशेष से ऊपर उठकर देखते हैं। नाम या अपने माता पिता का नाम या अपने पुरखों का नाम या अपने कोई इष्ट का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। ये उनको गौरव होता है कि एक तारतम्य जुड़ता है उससे, अपनी जन्मभूमि से, अपनी कर्मभूमि से एक तारतम्य जोड़ने के लिए और एक अपनी पहचान बताने के लिए कि मैं अमुक गांव का निवासी हूं, इस पर मुझे गौरव है। इस कारण से ऐसा करते हैं, यहाँ का है भाव। निश्चित रूप से इसका लाभ तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के लाभ को मिलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा इन सब बातों से ऊपर उठ कर काम करती है। नाम के साथ में तो लगती है, लेकिन जो आपने कहा कि जाति के आधार पर नाम लेके, लेकिन कांग्रेस का तो हमारा जो है एक नारा ही था कि जात पर न बात पर। इंदिरा जी ने हमारा नारा दिया, जात पर न बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। छतरपुर जिले की बड़ा मलेरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राम सिया भारती टिकट मिलने के बाद पहली बार छतरपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पर कई गंभीर आरोप लगाए। राम सिया भारती से बातचीत की हमारे सहयोगी नरेंद्र परमार ने। बड़ा मलारा में कांग्रेस पार्टी ने राम सिया भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है और वो पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में भी आ गई हैं। आज वो छतरपुर जिले में आके सभी जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी किस तरीके से प्लानिंग रहेगी और वो कैसे बड़ा मलारा सीट पे अपना परचम लहराएंगी। IBC 24 में आपका स्वागत है। क्या प्लानिंग है आपकी? पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है तो किस तरह से? जी, पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है और हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण और हमारे क्षेत्र की जनता मिलकर हम सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। आपने पिछली बार भी जो है वहाँ से टिकट मंगाया था बड़ा मलारा में 2018 से, तब टिकट नहीं मिल पाई थी। कौन लोग थे जिन्होंने टिकट नहीं आपको दिलाई थी? वो उस समय तो वो प्रदम भैया आ गए थे तो प्रदम जी ने टिकट ले ली और मेरी टिकट कट गई। और कुछ कारण ऐसे समझ में आए हैं बाद में कि उमा भारती जी या कोई भी, पर सुनने में आया। मैं और ज्यादा क्या कहूँ। भाजपा में जो आए हैं वो उमा भारती जी की वजह से आए हैं और जो टिकट मिला है वो उमा भारती की वजह से मिला है। कुल मिला के देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियों में जो मुकाबला है वो अब साध्वियों के बीच में है। तो किस तरह से आप पक्का देंगे उनको?
मेरी क्षेत्र की जनता ही टक्कर देगी हमको। अब उमा भारती भी, वो भी साथ में हाँ हैं, जी जी, आप भी साथ में उनके हैं। साथ जो लगातार छलने का जो काम हो रहा है, तो जनता, हमारी क्षेत्र की जनता ही उनका जवाब देगी उनको। मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनाव में? मुद्दे हमारे यही हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को विकास चाहिए, जो विकास करने वाला व्यक्तित्व हो वो चाहिए। देखिए बिल्कुल, जो साथ भी हैं कांग्रेस से प्रत्याशी, इनको पार्टी ने बनाया है, उनको कहीं ना कहीं पूर्णतः विश्वास है कि जो बड़ा मल्हारा का उपचुनाव हो रहा है उसमें वो अपना परचम लहराएंगी। नरेंद्र सिंह परमार, IBC 24, छतरपुर। रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री 400 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी उन्होंने वहां किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। 150 करोड़ रुपए की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुल 240 बिस्तर हैं। अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक मशीनों से जांच समेत तमाम फैसिलिटीज हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को इंदौर, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, नागपुर जैसे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब रीवा में इलाज संभव हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अस्पताल एम्स की तर्ज पर बना है, जिसमें एम्स की तरह सुविधाएं भी मिलेंगी। श्रीनगर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद सतना जिले के पड़िया गांव के जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में जन सैलाब अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शहीद की पार्थिव देह पर श्रद्धासुमन अर्पित करने सतना पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शहीद की माताजी को गले से लगाकर सांत्वना दी। इस दौरान परिजनों को 1 करोड़ की राहत राशि और शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। स्मृति के तौर पर शहीद की प्रतिमा गांव में स्थापित करने की बात भी कही। सोमवार को पुलवामा में पेट्रोलिंग के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी पर 4 आतंकियों ने एम्बुश लगाकर हमला किया। फायरिंग में धीरेन्द्र घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वो शहीद हो गए। 5 जवान इंजर्ड हुए फर्स्ट में, जिसमें से श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी और शैलेंद्र प्रताप सिंह, जो रायबरेली उत्तर प्रदेश के हैं। ये 2 लोग मौके पर ही शहादत को प्राप्त हुए। परिवार को श्रद्धानिधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि श्रद्धा और सम्मान निधि के रूप में भेंट करेंगे राज्य शासन की ओर से। बेटी अगर शासकीय सेवा में जैसा परिवार तय करेगा। स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल चुकी। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार 15 अक्टूबर को उसके बाद स्कूल खोलने को लेकर मंथन कर रही है। आदेश जारी होने से पहले पेरेंट्स के साथ बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने के पक्ष में फिलहाल नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते, इसलिए हमने 1 से 8 के जो बच्चे हैं उनके कक्षाओं के संचालन की अनुमति हम नहीं दी है। हमने ये अनुशंसा की है कि उनकी ना खोली जाए। हमने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है, PS मैडम को। राज्य सरकार को 1 से लेकर 9 तक स्कूल नहीं खोलना चाहिए। अभी वैक्सीन आई नहीं है। कोविड-19 के चलते आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के पेशेंट फैलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमारे बच्चे इतने जागरूक नहीं हैं कि हर चीज से वो समझ सके। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में भोपाल से जुड़ा है हमारे सहयोगी। राकेश, 8वीं तक तो स्कूल नहीं खुलेंगे, इस तरह की अनुशंसा है, बाकी की क्या मंथन से निकल सकता है? क्या बड़ी क्लासेस लगाने पर सहमति बन सकती है? देखिए, फिलहाल हम बात करें जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि कौन से स्कूल खोलेंगे कौन से नहीं खोलेंगे, लेकिन जो स्कूलों का प्रेशर हम देख पा रहे हैं, तमाम जो स्कूल हैं उनका लगातार फीस को लेकर पहले भी स्कूल विवाद में रहे हैं और अब जब केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी है तो सभी स्कूलों और खासतौर पर ऐसे बड़े CBSE स्कूल जिनमें कि हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, उनका जरूर जो है प्रेशर है कि जो छोटे स्कूल के छोटे बच्चे हैं के भी स्कूल संचालित करने की जो है सरकार परमिशन दे और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सरकार स्तर पर मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की बात करें और अभिभावक जो संघ की बात करें, मध्य प्रदेश की तमाम जो पेरेंट्स की पैरवी कर रहा है, उसका यही तर्क है कि प्राइमरी और मिडिल यानी 5वीं तक और 8वीं तक की जो स्कूल से बच्चे हैं उनको स्कूल जाने की परमिशन नहीं दी जाए, यानी उनके लिए स्कूल नहीं खुलें। और बाकायदा इसके पीछे तर्क दिया गया है, छोटे बच्चे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम जो कोविड
कोविड 19 की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करवा पाएंगे, और जो स्कूल हैं वहाँ भी इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है कि बच्चों से वो जो सोशल डिस्टेंस के साथ जो दूसरी गाइडलाइन है उसका पालन कराया जा सके। तो ऐसे में उन्होंने अपील की है, जो अभिभावक संघ है उसने अपील की है और बाल संरक्षण आयोग है उसने साफ तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी है कि मिडिल तक के स्कूल हैं उनको खोलने की परमिशन नहीं दिया, यानी वो स्कूल नहीं खोले। बाकी हम बात करें नवी और जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो उसमें जो सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कोविड 19 को लेकर, उसके तहत स्कूल खोले जा सकते हैं। ऐसे में सजेशन ये भी दिया गया है कि जो मिडिल तक के स्कूल हैं उनकी जो ऑनलाइन कक्षा हैं ये संचालित रहें। फिलहाल सरकार स्तर पर अभी मंथन होना है और दिशा निर्देश जारी होना है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि स्कूलों को लेकर फैसला क्या होता है। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने अरविंदो अस्पताल चौराहे के पास चेकिंग में एक कार से 50,90,000 रुपए बरामद किए। ये नकदी और कार इटारसी के सराफा कारोबारी मोहनलाल सोनी की है, जो इंदौर के व्यापारियों को भुगतान के नाम पर वहां गए थे, लेकिन सांवेर विधानसभा के चेक पोस्ट पर पकड़ लिए गए। कांग्रेस ने चुनाव में इसके इस्तेमाल की आशंका जताई, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच मांगी। कांग्रेस ने भाजपा पर सांवेर चुनाव जीतने के लिए धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया। भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने इन आरोपों को निराधार बताया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।